हेलो, कैसे हो मेरे लाल और पीलो। लास्ट टर्न पर हमने संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस पर संधारित्र की धारिता डिपेंड नहीं करती है। ओके, देखिए ध्यान से। तो क्या हम जानते हैं Q सीधा समानुपाती V के जानते हैं। तो Q बराबर क्या आया था, CV। C क्या था, नियतांक था। चलिए, अच्छा नियतांक का मतलब क्या होता है, जो भाई नियत रहे। इसी से स्पष्ट है कि ये नियत रहने वाला है। वैसे एक और बात हम जानते हैं कि F सीधा समानुपाती कूलाम के नियम से Q1 Q2 बटे R², ये जानते हैं। अच्छा, F बराबर क्या आया था, K Q1 Q2 बटे R²। हाँ, अच्छा अब बोलो तो क्या K की वैल्यू थी 9 × 10⁹? हाँ भाई यही थी। क्या ये 9 × 10⁹ Q1 Q2 R या F पर डिपेंड कर रहा था? नहीं, ये तो वैल्यू इतनी ही थी, जन्म से इतनी ही, और कभी नहीं बदलने वाला है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये नियतांक आया था, इसीलिए। सेम थिंग यहाँ पर C नियतांक है, इसीलिए C डिपेंड नहीं करेगा किस किस पर। एटलीस्ट जैसे K इन सब बातों पर डिपेंड नहीं कर रहा था, वैसे ही C जो है इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एक नोट डालेंगे, लिखेंगे संधारित्र की धारिता किस किस बात पर डिपेंड नहीं करती है? तो आवेश तथा, है ना, तथा विभव पर विद्युत विभव पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई, ओके। छापिए से पॉज करके और आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, क्या है आगे? अब ध्यान से अब जानेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा अगला, एक फैराडे को परिभाषित करें। एक फैराड को परिभाषित करें। एक फैराड को परिभाषित करना है, ठीक है। चलो बोलो क्या होगा। तो क्या हम जानते हैं, देखो यहाँ पर क्या जानते हो, Q बराबर CV। तो C बराबर Q/V। अब एक करना है तो क्या कर दो, इसको भी एक ले लो। Q का मान 1 और V का मान भी 1, तो कितना हो जाएगा? आंसर 1/1 कितना? 1। और C का मात्रक क्या होता है? फैराड। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा परिभाषा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? यदि किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा कितना हो भाई? 1 कूलाम हो, तो उसे क्या बोलेंगे? 1 फैराडे कहते हैं। अच्छा, फैराड में टेंशन मत लेना, फैराड ही होता है, 1 फैराड कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी छाप लीजिए, स्क्रीन पॉज करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान से, ओके। अब देखिए, अब हम एक व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है, क्वेश्चन है ये भी व्यंजक टाइप का। गोलीय चालक की धारिता का, गोलीय चालक की धारिता का क्या प्राप्त करें? व्यंजक प्राप्त करें, है ना।
किसकी प्राप्त करने वाले हैं? गोलीय चालक, मतलब कोई गोला है उसका व्यंजक प्राप्त करना है। चालक होना चाहिए वो। चालक का मतलब किसी भी धातु का बना हुआ गोला होगा वो। चलिए तो एक गोला लेते हैं हम। क्या लिया? एक गोला। देखो गोला गोल होता है, हाँ ऐसा गोला है। अच्छा, इसका केंद्र कितना? केंद्र क्या मानते हैं हम? O, ओरिजिन, रेडियस R, और आवेश इसको क्या दिया? Q। आवेश क्या दिया? Q, और Q क्या हो गया होगा? पूरा गोला पर टुचुक 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 करके क्या हो गया होगा? वितरित हो गया होगा। देखो ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, गोला भरा होगा तब भी बाहर ही आएगा, पता होगा आपको, पढ़ा होगा आपने कहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि आवेश सदैव चालक के पृष्ठ पर वितरित होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में विकर्षण होता है। विकर्षण के कारण वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर एडजस्ट होना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर अपने आप को अरेंज करते हैं। तो ये हो गया। चलिए तो क्या यही बात लिख लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिखेंगे, बोलिए बोलिए क्या लिखेंगे? माना एक गोलीय चालक, माना एक गोलीय चालक है ना, जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या कितना है भाई? R है। यदि, है ना, यदि चालक का आवेश, यदि चालक का आवेश Q हो तो विभव, V बराबर क्या होगा? बोलो बोलो। Q आवेश के कारण विभव क्या होता है? देखो कैसे, क्या Q आवेश पूरे सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है, जो कि सेंटर से बिल्कुल R दूरी पर है ना? बिल्कुल है। तो सेंटर पर कितना हो जाएगा? KQ/R, और ये पूरे के पूरे गोला के भीतर भी होगा और सरफेस पर भी यही होगा। सरफेस पर कैसे निकालेंगे? हम मान लेंगे कि पूरा का पूरा ये जो है केंद्र पर आवेश भरा हुआ है, और केंद्र से R दूरी पर जो होता है तो कितना हो जाएगा? केंद्र से कहीं पर से भी R दूरी पर कितना होता है? V का मान KQ/R लिख देंगे। KQ/R, ओके। या V बराबर K का मान 1/4πε0, तो Q/4πε0 और R, ओके। समीकरण 1। अब क्या लिखोगे? अब संधारित्र की धारिता से, है ना, संधारित्र की, है ना, धारिता से। बोलो, संधारित्र की धारिता से क्या जानते हो? हम जानते हैं कि Q बराबर C, भी पढ़े हैं, कल परसों में पढ़े हैं। अच्छा, तो C बराबर, देखो C बराबर क्या हो जाएगा? Q, और नीचे में क्या आएगा? V। तो क्या लिखोगे? Q/V। इसको समीकरण 2 मान लो, और समीकरण 1 का मान कहाँ रख दो? 2 में, ठीक है। लिखेंगे नीचे ही लिख देते हैं यहीं पर, समीकरण 1 का मान 2 में पटकने पर, है ना 2 में पटकने पर। चलो पटक दो। तो क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से, क्या 1 का मान ये है, ये, और 2 ये है। तो देखो क्या लिखेंगे, बढ़िया से समझना है अच्छा से। C बराबर, देखना ध्यान से, Q/V, तो Q तो ऊपर ही है, बट्टा V, है ना। V के बारे में क्या ख्याल है? V ये रहा, क्या है? Q/4πε0R। Q, और फिर से बट्टा, ये बट्टा वाला ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 4πε0R। क्या Q से Q मर गया? हाँ, तो C बराबर कितना आ गया? 4πε0R, ठीक है, 4πε0R, वेरी गुड, 4πε0R। इसको समीकरण कितना मान लो? 3। अब क्या लिखोगे? अब मान लेते हैं, यदि, है ना, यदि संधारित्र को, या जो हमारा ये चालक है उसको, है ना, माध्यम में डाल दिया जाए, माध्यम में डाल दिया जाए। जरा देखिएगा,
ये कुछ भी नहीं था, निर्वात था। निर्वात में देखो लिखा हुआ है इप्सिलॉन नोट, मतलब निर्वात की परावैद्युतता है। यदि माध्यम में डालोगे तो क्या हो जाएगा सी, मीडियम में डालेंगे तो एम लिख दिए यहाँ पर, है ना, सी एम लिख दिए। ओके, जरा बोलिए तो सी एम बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन आर हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि माध्यम का परावैद्युतता क्या होता है इप्सिलॉन। वेरी गुड। अब क्या लिखोगे, माध्यम का परावैद्युतता होता है इप्सिलॉन। अब जरा सोचो इप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, तो हमने पढ़ा है इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर। कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो सी एम बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से, सी एम बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नोट आर, और फिर से आर भी आ जाएगा, है ना, 4 पाई इप्सिलॉन नोट इप्सिलॉन आर और आर। चूँकि ये देखो इप्सिलॉन की जगह इप्सिलॉन नोट और इप्सिलॉन आर लिख दिया। वेरी गुड। इसको समीकरण कितना मान लोगे 4। अब क्या करोगे, समीकरण 3 को 4 से विभाजित करने पर, है ना, लिखेंगे अब समीकरण, है ना, 3 को 4 से विभाजित करने पर, तीन को 4 से विभाजित करने पर, चलो विभाजित कर दो 3 को 4 से, 3 ये रहा और 4 ये रहा, ये रहा 3 ये रहा 4, तो क्या लिखोगे सी बट्टा सी एम बराबर, देखो तो क्या है ऊपर में 4 पाई इप्सिलॉन नोट आर है और नीचे में क्या है 4 पाई इप्सिलॉन नोट इप्सिलॉन आर और फिर आर है। क्या 4 ने 4 को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, इप्सिलॉन नोट ने इप्सिलॉन नोट को मार दिया और आर ने आर को मार दिया, सब ने एक सबको मार दिया, तो क्या बच गया सी बाई सी एम, है ना, सी बाई सी एम बराबर, देखो ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे में क्या है सिर्फ आर है, सॉरी सिर्फ क्या है इप्सिलॉन आर है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो सी एम बराबर क्या हो गया, इसीलिए सी एम बराबर क्या हो गया, बोलो 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 बोलो, सी एम बराबर हो गया, देखो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे इसको इससे, तो क्या हो जाएगा सी इंटू इप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे काम के 2 फार्मूलाज आए हैं, एक तो ये है, कहाँ गया ये, बहुत ही काम का फार्मूला है ये, और दूसरा फार्मूला है ये, है ना, जो लिखा है हमने। स्क्रीन पास करके इसको पूरा का पूरा छापें, छाप लिया, ठीक है। छापने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, चलिए यहाँ से 2 बातें आती है बाहर, उन दोनों बातों को हमको यहाँ लिखना है देख करके, है ना, देख करके लिखना है कि 2 बातें क्या आ गई जो कि यहाँ से निकल करके बाहर निकली है। देखो भाई क्या आ गया 2 बातें, तो पहला बात आ गया, नोट का पहला बिंदु लिखेंगे, नोट का पहला बिंदु कि संधारित्र की धारिता जो है ना, संधारित्र की जो धारिता है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, देखो देखो, क्या ये पूरा का पूरा नियतांक है, हाँ नियतांक है भाई, तो क्या सी कह सकते हैं कि नियतांक है और उसके बाद आर है, तो क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, वहाँ से समझना, वहाँ से तो हम लिखेंगे कि भाई सी जो है वो बराबर है 4 पाई इप्सिलॉन नोट और आर के। क्या ये पूरा का पूरा टर्म नियतांक है, हाँ, तो नियतांक जब है तो नियतांक को हटाते हैं तो समानुपात का चिन्ह देते हैं, तो क्या लिखेंगे सी सीधा समानुपाती आर। तो वही नोट का पहला बिंदु लिखना है कि संधारित्र की धारिता यानी कि गोलीय चालक या संधारित्र जो भी है, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, है ना, गोलीय चालक की धारिता गोले की त्रिज्या का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। ओके, एंड सेकेंड चीज, माध्यम में डालने पर देखो ध्यान से, क्या सी एम बराबर सी इंटू इप्सिलॉन आर लिखा हुआ है, हाँ, यानी कि माध्यम में डालने पर संधारित्र की धारिता इप्सिलॉन आर गुनी हो जाती है। देखो निर्वात में सी था, उसको किससे गुना हुआ है, इप्सिलॉन आर से, तो क्या लिखोगे, है ना,
माध्यम में डालने पर, सेकेंड बात है ये नोट का, माध्यम में डालने पर संधारित्र की धारिता या गोले की चालक की धारिता है ना, गोलीय चालक की धारिता है ना, कितना हो जाता है, इप्सिलॉन आर गुनी हो जाती है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि सर आप बोले थे बड़ा अच्छा से कि बड़ा आसान है, तो रियल में आसान है, बस समझने का फेरा है। मैंने एक एक बातों को खूब अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप यदि उसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा बराबर, है ना। चलिए, तो आप ये सब भी छाप लीजिए पॉज करके और फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है। अब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी भी पढ़ लिया कि गोलीय संधारित्र जो है, गोलीय चालक जो है, उसकी धारिता कितनी है भाई, हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। हमने पढ़ा है कि C बराबर होता है 4 पाई इप्सिलॉन नोट, बोलो 4 पाई इप्सिलॉन नोट R, जहाँ R क्या है, त्रिज्या है गोला का। अच्छा, मीडियम में डालने पर Cm कितना आ गया था, C इंटू इप्सिलॉन R, जहाँ C निर्वात में है और इप्सिलॉन R उस माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता है, ठीक है। और क्या पढ़ा है हमने, कुछ बातें। K बराबर अभी आपको इसी आज के ही लेक्चर में आपने जाना है। K बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, और इसी की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पर इसका डायमेंशन होगा, मात्रक होगा। अच्छा, इसको पलटी मार देते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको ऊपर करके लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नोट। देखो उल्टा मारा है, इसको ऊपर मतलब एक नीचे ये ऊपर, तो इसके नीचे में एक रहा होगा तो इसको भी उल्टा मार दो, है ना। तो क्या लिखोगे 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसका यूज़ थोड़ा सा होगा, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा और बातें देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा 11th के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में कि एक माइक्रो का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पर फैराड की बात करेंगे तो होता है 10 की पावर -6 फैराड, है ना। एक माइक्रो लगा हुआ है 10 की पावर -6। मान लो एक नैनो लिखा हुआ है तो होगा 10 की पावर -9 फैराड, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है। अब ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो इन सब का मैं यूज़ करूँगा। ये तो अभी आज की क्लास में ये सब हुआ है, बचा सिर्फ ये दोनों। तो ये 11th में आपने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 और नैनो का मतलब 10 की पावर -9 होता है, ठीक है। ये बातें वहाँ की है। अब यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो यहाँ इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि इसके बारे में यहाँ पर एक्चुअली क्या है, फैराड जो लिया गया हुआ हमारा मात्रक वो थोड़ा सा बड़ा है ना। हम क्वेश्चन के जरिए और समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों बड़ा है। तो बड़ा चीज़ को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो वगैरह छोटे छोटे यूनिट का यूज़ करते हैं, तो वही लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें। 1 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें। 1 मीटर त्रिज्या है, उस चालक की धारिता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए तो ध्यान से भाई, कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे गिवन, है ना। क्या लिखेंगे, गिवन। क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कुछ भी, तो हम सबसे पहले गिवन से शुरू करेंगे सॉल्यूशन में कि भाई क्या क्या है। चलिए देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, तो बस एक चीज़ दिया हुआ है भाई, रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक। पूछ रहा है संधारित्र की धारिता,
तो देखो तो C बराबर क्या हमने अभी पढ़ा है, C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नोट R। तो क्या लिखोगे, C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नोट R, है ना। चलिए 4 पाई इप्सिलॉन नोट की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ लिख लिया था। देखो देखो देखो, इसको पलटी मारे थे, इसको ऊपर इसको नीचे ले आए थे, तो यहाँ पर आया था ना, कितना आया था 1/9 × 10⁻9, है ना। तो वही लिखेंगे 4 पाई इप्सिलॉन नोट की जगह कितना लिखेंगे 1/9 × 10⁻9। और R त्रिज्या दिया हुआ कितना 1, ऊपर में है वो, तो 1 × 1 मतलब 1/9 और नीचे से ले जाओ 10⁻⁻9। और चलो 1 को 9 से भाग करने आता होगा, हाँ आता होगा, करके देख लो, है ना। करोगे तो कितना हो जाएगा, नहीं है कुछ भी तो नहीं लगेगा, तो लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे पॉइंट, तो ये 10 हो गया। 10 हो गया तो 9 इकाई का 9, फिर से 10 हो गया, 9 इकाई का 9 गुने 10⁻⁻9 फैराड, ठीक है, इतना आंसर। अब -9 को ही देखो देखो ध्यान से, क्या -9 को ही हमने नैनो कहा है ना वहाँ से, तो क्या लिखोगे इसी को, या इसी को लिखोगे आप कि 0.11 नैनो फैराड, है ना। छाप लीजिए पॉज करके स्क्रीन, छाप लिया। चलो देखो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। धरती माँ को तो सुना ही होगा, जाना ही होगा, तो वही है, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करनी है। पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। किसकी धारिता ज्ञात करेंगे हम, पृथ्वी की, जिस पर हम लोग रहते हैं। क्या 1 मीटर गोला का निकाले हमने, बहुत छोटा आया, -9 आया, बहुत मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। हम देखते हैं पृथ्वी का निकाल करके, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, आपको पता ही होगा, जिस पर हम लोग रह रहे हैं, बहुत बड़ी पृथ्वी है, उसकी धारिता हमें अब ज्ञात करनी है। तो क्या लिखोगे, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैसे आपको नहीं भी दिया रहेगा तो याद होना चाहिए कि धरती की जो त्रिज्या है वो कितनी है, लेकिन मान लो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि, है ना, पृथ्वी की त्रिज्या जो है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है, वो लिखा हुआ है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये दिया हुआ है आपको त्रिज्या, है ना। पृथ्वी का त्रिज्या इतना होता है, दिया हुआ है तभी ठीक है, नहीं दिया हुआ है तभी ठीक है, तो हमें पता है इतना होता है ना। तो क्या लिखोगे, फिर से सॉल्यूशन ऐसे शुरू करेंगे, लिखेंगे गिवन, है ना, क्या लिखा हुआ है भाई, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6.4 × 10⁻6 मीटर, है ना। तो है ना, तो क्या लिखोगे, C बराबर जाने हो कितना 4 पाई इप्सिलॉन नोट R। C बराबर क्या जाने हो 4 पाई इप्सिलॉन नोट R, वेरी गुड। तो क्या लिखोगे 4 पाई इप्सिलॉन नोट की वैल्यू फिर से वहाँ से पटक देंगे, है ना, ये तो पढ़े ही हैं हम और अभी लिखे भी हैं, ये रहा। तो क्या लिखोगे, ऊपर में तो सिर्फ R बच गया, R की वैल्यू या 1/, लिखते हैं 1/, इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻9, है ना, और R की वैल्यू कितनी है तो 6.4 × 10⁻6, है ना। चलो इसमें से 3 शून्य इसको दे दो, तो कितना हो जाएगा 6.4 × 3 शून्य इसको दे दिया, गुने 10⁻3 रख लिया, और नीचे से इसको ले गया तो 10⁻−9, हाँ, और नीचे क्या है 9 है, 9 है। ध्यान से मैं क्या करता हूँ, इससे इसको गुना करता हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा, करोगे तो हो जाएगा, देखो तो यहाँ 6 पर कितना 00/9 × 10⁻, कितना 10⁻, कितना देखो तो 9 में से 3 गया तो कितना हो गया -6। ज़रा सोचना, इसको हल करना तो 9 से भाग देने आता होगा, तो 9 7 जा 63, 9 7 63, 1 पर 0 10, 9 इकाई 9, 1 पर 0 10, 9 इकाई 9, इतना गुने 10⁻−6, और मात्रा क्या होता है फैराड। क्या इस -6 को हम माइक्रो कहते हैं, देखो कहे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए, है ना, इसीलिए जो धरती की धारिता है वो C ऑफ अर्थ कितना आ गया, बोलो बोलो कितना आ गया भाई, कितना आ गया 711 और माइक्रो और फैराड, ठीक है। बिल्कुल रट्टा मार लेना है इसे, धरती की धारिता कितनी होती है 711 माइक्रो फैराड, व्यक्ति में पूछा जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल मतलब रात के 12 बजे भी हमें पता होना चाहिए कि C की वैल्यू कितनी होती है धरती के लिए 711 माइक्रो फैराड। क्यों ऐसा है, क्योंकि धरती की ना त्रिज्या बदल रही है और ना कुछ, इसीलिए धरती की धारिता जो होगी उसको अपन क्या कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, 711 माइक्रो फैराड, रट चट के 50 जाना, बिल्कुल खून में दौड़ना चाहिए कि धरती की धारिता कितनी होती है 711 माइक्रो फैराड।
ठीक है, ओके। इसको पॉज करके छाप लीजिए, छाप लिया, ओके। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मतलब अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई उपरोक्त प्रश्न में, मतलब जो दूसरा हुआ उसी का, उपरोक्त प्रश्न में यदि पूरी जो धरती माँ है हमारी पृथ्वी जलमग्न हो जाए, मतलब जल में डूब जाए, जानते हो प्रलय हुआ था ना रे, जो होगा पता नहीं कब होगा, जलमग्न हो जाए तो पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। यदि, है ना, ये जल का जो होता है, पानी भी हमें याद रखने वाली बातें हैं। तो यदि जल का, है ना, आपेक्षिक परावैद्युतांक, आपेक्षिक परावैद्युतांक कितना है, जो कि एप्सिलॉन आर जिसको बोलते हैं, वो कितना है, 80 होता है। ठीक है, ये मात्राहीन और विमाहीन राशि होता है, जो कि जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 80। आपको रट्टा नहीं मारना है, गिवन होगा प्रॉब्लम में इतना हो, है ना, यदि ये सब इतना हो। ठीक है, तो अभी पढ़े हैं हम क्वेश्चन को, देखो सॉल्यूशन करते हैं। अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई, कि जब मीडियम में डाल दिया जाए किसी गोलीय चालक को तो धारिता कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है। तो वही लिखेंगे बस, सिंपल, है ना, गिवन। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, कहाँ शुरू करेंगे भाई, गिवन से। गिवन में सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन आर कितना दिया हुआ है, 80, है ना। तो अभी पढ़ें, सी एम बराबर सी इंटू एप्सिलॉन आर। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, देखो निकालें अभी धरती के लिए, कितना, 711 माइक्रो फैराड इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 मल्टीप्लाई कर दो, 8 इकाई 8, 8 इकाई 8 और 8 7 56 का 6 बाकी 5 और 1 शून्य आ गया, इतना माइक्रो फैराड। अब ज़रा सोचो, यहाँ से बहुत ही काम की बात आपको बताने वाला हूँ। सोचो, क्या पूरी पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रो फैराड आई, मतलब फैराड में माइक्रो लगा हुआ, मतलब 10 की पावर -6। और देखो जल में जब डूब गया एक माध्यम में, हमने पूरा का पूरा पृथ्वी को जल से ही हम भर सकते हैं, भर भी दिया तब भी कितना आया, माइक्रो में ही आंसर है। बहुत से बहुत 3-4 डिजिट आ गया तो क्या करोगे, तब भी तो फैराड में नहीं आ रहा है। यानी कि इतना बड़ा धरती है तब भी इसका आंसर जो है किस में आ रहा है, माइक्रो में आ रहा है। सोचो, माइक्रो में आंसर आ रहा है। यानी कि क्या कह सकते हो कि फैराड जो है ये वास्तव में क्या है, संधारित्र की धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है ना, बहुत बड़ा मात्रक, रियल में बहुत बड़ा है। अब सोचो, क्या आप 1 फैराड धारिता वाला संधारित्र बना सकते हो, बोलो बोलो, क्या 1 फैराड संधारित्र बनाना है जिसकी धारिता कितनी हो, 1 फैराड हो, 1 फैराड वाला। अब इतनी बड़ी धरती है तब कितना आंसर है, 711 माइक्रो फैराड। यानी कि इतना बड़ा संधारित्र जिसको आप सोच रहे हो कि पंखा में लगाओगे आप, क्या इतना बड़ा लगा पाओगे पंखे में, नहीं। और लगा भी लेते हो तो बताओ पंखा कहाँ टंग के चलेगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा फालतू सी बात है कि इतना बड़ा हम संधारित्र कभी बना भी पाएंगे। यानी कि 1 फैराड धारिता वाला संधारित्र बना सकते हो आप, बोलोगे नहीं। क्वेश्चन पूछेगा, मान लिया जाए कि क्या आप 1 फैराड धारिता वाला संधारित्र बना सकते हैं, तब क्या कहोगे, नहीं बना सकते हैं। प्रश्न पूछे क्यों, क्या पूछे, क्यों नहीं बना सकते हो, तब क्या कहोगे। अब इसका आंसर तो शायद आपके पास नहीं होगा, लेकिन बना नहीं सकते ये पक्का है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी धरती है तब तो 711 है, वो भी माइक्रो में, तो छोटा का क्या होगा। आपने 1 मीटर वाला निकाला था, देखना था -9 में आया था, और 1 मीटर त्रिज्या का मतलब समझ रहे हो, इतना 1 मीटर और ये घुमा लो यूं, इतना बड़ा गोला खूब से सा उठा भी नहीं पाएंगे हम लोग। यानी कि 1 फैराड तो बहुत दूर की बात है, उससे बहुत छोटे भी नहीं बन पाएंगे भैया। 711 माइक्रो फैराड बनाने में भी वाट लग जाएगी हमारी। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मान लिया जाए मैं कहूँ कि क्या आप 1 क्विंटल सोना खरीद सकते हो, तब क्या कहोगे, बताओ। बोलोगे नहीं खरीद सकते, क्यों,
मैं पूछूँ क्यों नहीं खरीद सकते तो क्या कहोगे कि क्या हम गरीब हैं इसीलिए नहीं खरीद सकते हैं, या कुछ और बात है कि सोना महंगा है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हम गरीब हैं इसीलिए नहीं खरीद सकते। अंबानी जी भी और या अदानी जो भी हैं वो भी एक आध क्विंटल हीरा नहीं खरीद सकते हैं। क्यों नहीं खरीद सकते हैं? इसलिए नहीं कि वो गरीब हैं, वो देश के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए नहीं खरीद सकते हैं। मतलब सोना के लिए जो ये क्विंटल है बहुत बड़ा मात्रक है, ये इसका वजह है। ये नहीं कि भाई क्योंकि अंबानी जी जो है बहुत गरीब हैं इसलिए नहीं खरीद सकते हैं, या हम गरीब हैं इसीलिए क्विंटल नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि क्विंटल जो है सोना के लिए बहुत बड़ा मात्रक है, उसके लिए भरी चला हुआ है कि भाई भरी में लेना है हमें, 1 भरी 2 भरी, 1 तोला 2 तोला। तो वैसे ही ये फैराड जो है वो संधारित्र की धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसीलिए हम फैराड में कभी भी इसकी धारिता नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा मात्रक है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, साइंटिस्ट जो है बहुत पीछे चल रहे हैं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत एडवांस हो चुके हैं फिर भी नहीं बना सकते हैं। क्यों? आप कितना भी अमीर हो जाओगे तो क्या 1 क्विंटल हीरा खरीद सकते हो? नहीं। ठीक उसी प्रकार हम कितने भी एडवांस हो जाएंगे, हम 1 फैराड धारिता वाला संधारित्र नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉज करके इसे लिखें और लिखने के बाद अगला क्वेश्चन हमारा होगा। लिखिएगा क्वेश्चन। लिखिए, क्या आप 1 फैराड धारिता वाला संधारित्र बना सकते हैं? है ना, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं तो ठीक है, क्यों कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उत्तर लिखते हैं इसका। बोलो आंसर क्या होगा? सिंपल, नहीं बना सकते। क्या आप बना सकते हैं? तो लिखोगे नहीं, नहीं, हम 1 फैराड धारिता वाला संधारित्र नहीं बना सकते हैं। नहीं बना सकते। क्यों भाई? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि फैराड है ना एक बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। फैराड क्या है? एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो पॉज करके इसे भी छाप लें, है ना। छाप लिया। चलिए, एक क्वेश्चन आपको करना है जो अभी मैं दूंगा, और आपका काम रहेगा इसको खुद से करके, और नेक्स्ट डे जो है सो आपको इसका डिस्कशन में करूंगा। क्वेश्चन लिखिएगा आप, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है, नाइन माइक्रोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, इसका जो है आपको त्रिज्या ज्ञात करने। क्वेश्चन होमवर्क में डालना है, आपको इसको बनाना है, और बना करके जो आपका कमेंट बॉक्स होगा उस कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है। पॉज करके इसको छापिए, तो छापिए इसको पॉज करके। सबको बनाना है। ये मत सोचिएगा कि भाई हम
नहीं बनाना है कि सर तो कल बताएंगे, इसको बनाना है, ठीक है। ओके, छाप लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, देखिए अब हम जानने वाले हैं अगला टॉपिक, है ना। ये अगला टॉपिक क्या है? फिर से एक और व्यंजक है। व्यंजक ही पर काम चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं। चलिए लिखते हैं। अब भाई हमको पता है कि क्या पता है हमें कि भाई संधारित्र में क्या क्या भरता है, या तो आवेश और नहीं तो क्या भरेगा, या तो आवेश भरेगा नहीं तो बोलो बोलो ऊर्जा भरेगा। हमने कल ही पढ़ा था। तो आवेश भरेगा नहीं तो ऊर्जा भरेगा। हमें इसी पर एक और व्यंजक प्राप्त करना है, फिर हम और ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हमने संधारित्र की धारिता पर क्वेश्चन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आवेश की वजह से जो संधारित्र में ऊर्जा संचित हुआ उस पर एक व्यंजक प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है भाई, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है उसका हम क्या प्राप्त करेंगे, व्यंजक। भाई कितना उसमें ऊर्जा भरता है संधारित्र में, उसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। बढ़िया बात। अच्छा, संधारित्र का मतलब हमने कहा था आपको कि चालक भी आप संधारित्र ही मान सकते हो। तो फिर से हम वैसा ही एक चालक लेते हैं। एक चालक लिया, ठीक है भाई, ले लिया चालक, गोलीय चालक है, देख रहे हो। अच्छा भाई, गोलीय चालक। अब इसमें क्या भरोगे, आवेश। मान लो इसमें भर दिया हमने क्या, आवेश। इसमें भर दिया आवेश, लाया कहीं से, बहुत दूर से आवेश को उठा करके लाया, बहुत दूर था आवेश, उसको उठा करके इसमें लाया। तो मान लो इसमें आवेश भर दिया। अब जरा बताओ कि आवेश इसमें आपने भर दिया, ठीक है। आवेश के भरने से इसमें विभव उत्पन्न हो गया होगा। हम जानते हैं आवेश जैसे ही आएगा इसमें क्या हो जाएगा, विभव। अब जरा सोचो कि आवेश के आने से इसमें विभव आ गया, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, इसमें कितनी ऊर्जा संचित हुई। क्या कितनी संचित हुई, ऊर्जा। जरा सोचो कि जब आपने सबसे पहला आवेश लाया होगा तो क्या इस पर कोई आवेश नहीं था, बिल्कुल नहीं, कोई आवेश नहीं था। जब पहला आवेश लाया होगा कहाँ से, आप अनंत से। अनंत पर गए, ये उठाया, खुप्पा उठा के ले आया इसमें और घुसेड़ दिया अंदर, पहला आवेश। दूसरा लाया होगा तो क्या पहला जो आवेश इसमें था उसने उसे आने से रोका होगा, हाँ। तो क्या आपको लाने में काम करना पड़ा होगा, बिल्कुल, क्योंकि पहला आवेश उसको धक्का मार रहा था तो आप बहुत बिल्कुल दम लगा के ले आ रहे थे। दूसरा में, तीसरा लिया, फिर से उठाया, लेके बिल्कुल, अब तीसरे में तो और वाट लग गई। चौथा बिल्कुल धक्का मार के ले आए। पांचवा नहीं हुआ, छोड़ दिया। यानी कि लाते लाते एक वैल्यू आई जहाँ पर से आवेश लाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि विभव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप जानते ही हो। तो हमने भाई लास्टली जितना लाया उसको हमने क्यू कहा है कि भाई फाइनली क्यू तक ले आया हमने, है ना। अब बताइए कि भाई इसमें कितनी ऊर्जा संचित हुई, ये हमारा प्रश्न है। तो जरा सोचिए तो, विद्युत विभव की परिभाषा से आप क्या जानते हो? आपने फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा विद्युत विभव की परिभाषा से, है ना, वहाँ परिभाषा पढ़ा होगा आपने। तो विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, ध्यान से बच्चों, ध्यान से, परिभाषा से, सॉल्यूशन है हमारा। विद्युत विभव की परिभाषा क्या जानते हो, बोलो बोलो, क्या जानते हो? V बराबर, अरे बोलो ना, V बराबर W/Q विद माइनस साइन, है ना। अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि आपने छोटा सा प्यारा सा टुच्चा सा आवेश लाया, है ना, छोटी सी आवेश को लाया आपने। तो क्या आवेश छोटा लाया, जब लाया
तो उस आवेश को छोटा बहुत छोटा है तो क्या हम डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। और जब छोटा आवेश लाया तो काम भी कितना करना पड़ा? बहुत कम। तो क्या मैं इसको भी डी डब्ल्यू लिखूंगा? हाँ भाई लिखूंगा डी डब्ल्यू। तो क्या यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको लग रहा है कि माइनस का डी डब्ल्यू जो है ये बराबर है किसके? वी डी क्यू के। किसके बराबर है? वी डी क्यू के। अच्छा भाई, क्या माइनस का डी डब्ल्यू को ही हम माइनस डी यू कहते हैं? आपने याद करें, याद होगा आपको, संरक्षी बल द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। तो क्या ये हो गया डी यू, वी डी क्यू। वेरी गुड। अच्छा लिख लेंगे चूंकि माइनस का डी डब्ल्यू बराबर किसके है? डी यू के बराबर है। वेरी गुड। अच्छा भाई, अब ध्यान से संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता से, है ना। संधारित्र की धारिता है क्या? Q बराबर सी भी। क्या है? Q बराबर सी भी। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, क्या है? Q बराबर सी भी। तो V बराबर, बोलो V बराबर क्या है? V बराबर बोलना Q बाई सी। इसको समीकरण 2 मान लो और 2 का मान 1 में रख दो। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, है ना। 2 का मान कहाँ रख रहे हैं? 1 में रख दो। रखो, रख दिया तो क्या हो गया? ध्यान से देखना यहाँ पर। देखो एक ये रहा तो क्या हो जाएगा? डी यू बराबर, बोल डालो, डी यू बराबर क्या हो जाएगा? वी डी क्यू। भी का मान है क्यू बाई सी, यानी कि क्यू बाई सी और डी क्यू, है ना। अच्छा भाई, हाँ बहुत अच्छा। अब देख रहे हो आप, मैं एक बार और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। डी यू बराबर, या डी यू बराबर 1 बाई सी और क्यू डी क्यू, ठीक है। इंटीग्रेशन। जरा बच्चों बताओ मुझे एक बात, क्या जब आपने पहला आवेश लाया होगा तो कोई काम नहीं किया होगा? अरे बोलो ना, जब पहला आवेश लाया तो क्या कोई काम किया? नहीं। तो शुरू में जब बिल्कुल इसमें कोई आवेश नहीं था, पहला आवेश ही लाए थे, तो जब इसमें आवेश 0 था तो काम कितना? 0। और जब आवेश लाते आपने कितना ला लिया? Q। तो काम कितना किया आपने? तो एनर्जी कितना इसमें स्टोर हुआ? U। ठीक है भाई, कितना एनर्जी स्टोर हुआ? U। शुरू में एनर्जी 0 था, कुछ भी नहीं था इसमें, और बाद में कितना हो गया? U। आपने काम W किया, ओके। और वही W जो है सो क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो गया। वेरी गुड। अब बच्चों बताओ मुझे, ड्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? U। और लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से U, है ना। अच्छा, बराबर 1 बाई सी। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्यू स्क्वायर बाई 2। और लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से Q। वेरी गुड। देखना क्या आ गया? या u माइनस 0 इज इक्वल्स टू कितना? हाफ। अब देखो क्या लिखोगे, एक बार q लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। बच्चों ध्यान से, u में से 0 घटा लिया तो क्या हो जाएगा? u ही रह जाएगा। तो u बराबर क्या आ गया? देखना हाफ, है ना। अच्छा, हाफ के साथ सी छूट गया हुआ है, ये तो हाफ निकला ही, सॉरी, सी था, हाफ नहीं था, हाफ तो अंदर में ही है। हाँ तो कितना हो गया? बोलो सी। उसके बाद क्या बच गया यहाँ से? क्यू स्क्वायर बाई 2 बच गया सिर्फ। क्या यहाँ से आप कह सकते हो u बराबर कितना? क्यू स्क्वायर बाई 2c। अरे यार कह सकते हो ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा फॉर्मूला। अच्छा, अब संधारित्र की धारिता से क्या जानते हो? Q बराबर सी भी। देखो तो क्या कर दो, इस Q की जगह सी भी रख दो। Q की जगह क्या रख दो? सी भी। तो बोलो क्या आ जाएगा? क्या सी भी आ जाएगा? तो सी भी का स्क्वायर बट्टा 2c। अब ध्यान से देखो, u बराबर क्या, ये सी भी का स्क्वायर तो सी स्क्वायर भी स्क्वायर है। हाँ, क्या है? सी स्क्वायर और भी स्क्वायर। क्या है? सी स्क्वायर और भी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? देखो सी स्क्वायर हुआ तो सी स्क्वायर से एक सी मर गया, तो क्या बच गया? हाफ। देखो सी स्क्वायर भी स्क्वायर, मैं एक ही बार लिख देता हूँ, सी स्क्वायर भी स्क्वायर।
एक सी से एक सी मर गया, तो क्या बच गया, हाफ सी भी स्क्वायर, है ना। तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी हुई, हाफ सी भी स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा भाई, अब देखते हैं संधारित्र में इतनी ऊर्जा संचित हो गई। अब देखते हैं एक और इसका बढ़िया सा बनेगा, निकलेगा फॉर्मूला एक और, ध्यान से देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से, लास्ट बात लिखनी है, ध्यान से देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि C बराबर होता है V बराबर होता है Q बाई सी, या ध्यान से देखा, ध्यान से इसी को लिख रहा हूँ, U बराबर, ध्यान से, U बराबर क्या है, बोलो बोलो, सी भी, देखो सी भी और जब से भी, क्या वही बात लिखा हुआ है जो ये है, बोलो बोलो, अरे यार बोलो ना, वही बात है ना, हाफ सी भी और फिर से भी। अच्छा ध्यान से बच्चों, ध्यान से, सी भी बराबर क्या होता है, देखो देखो क्यू, तो क्या लिखोगे, हाफ क्यू भी, है ना, हाफ क्यू भी हो गया हमारा। यानी कि संधारित्र में संचित जो ऊर्जा है उसकी तीन वैल्यू हमने, यहाँ पर हमने परिणाम पाया है, क्या क्या, u बराबर एक क्यू स्क्वायर बाई 2c, एक u बराबर हाफ सी भी स्क्वायर और एक u बराबर हाफ क्यू भी। बहुत इंपॉर्टेंट सा व्यंजक है, हमें इसे बढ़िया से समझ करके इसको छाप लेना है, क्यों भाई। अच्छा भाई, तो हमारा लिखना क्या है, आप क्वेश्चन लिखेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है, ठीक है, लिख लिया, लिखिएगा। चूँकि देखिए बोर्ड छोटा था इसीलिए मैंने कुछ बातें यहाँ पर नहीं लिखी है, वही मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद लिखिएगा, माना किसी गोलीय चालक का केंद्र O तथा त्रिज्या R है, तथा त्रिज्या क्या है, R है। लिखिएगा, यदि चालक पर Q आवेश दिया जाए तो चालक का विभव भी हो जाएगा, चालक का विभव भी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से लेकर के पूरा छापना है, विद्युत विभव की परिभाषा से, है ना, डब्बा छापते हुए बिल्कुल बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसे ही छाप लेना है ना। अच्छा भाई, आप समझ रहे हो कि सर पूरा का पूरा तो छाप लिया हमने, बिल्कुल छाप लेंगे। और समझने वाली बात जो है उसको मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है ना, समझ में आ रहा होगा आपको और लग भी रहा होगा। बहुत लोग बोलेंगे सर आप तो बोले थे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा हमको, लेकिन बिल्कुल ऐसा है नहीं, उतने अच्छे से नहीं आ रहे हैं हमें। तो मुझे 2-3 पंक्तियाँ इस पर बड़ी ही अच्छी सी याद आ रही हैं, है ना। सुन लीजिएगा फिर लिखिएगा। सुनाऊँ? अबे बोल दो। हाँ तो सुना रहा हूँ कि मेरा अपना तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूँ मैं, मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूँ मैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूँ मैं। फिरा के यार में कैसे जिया जाए बिना तड़पे, जो मैं खुद ही नहीं समझा तुम्हें समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको छाप लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए और जो भी मैंने दिया है उसको बना करके कल मिलते हैं। ठीक है, गुड बाय।